अगर आप अपने मन को अपने आप चलने देने के बजाय उसे कॉन्शियसली ट्रेन करना शुरू कर दें तो आपकी सोच और काम करने का तरीका बहुत हद तक बदल सकता है। हमारा ध्यान और मेंटल हैबिट्स केवल अपने आप चलने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। अभ्यास से हम अपने कंसंट्रेशन और सोचने के तरीके को बेहतर बना सकते हैं। ये विचार द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड किताब में पाया गया था। इस किताब ने मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को आम लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया। जोसे सिल्वा ने इस किताब को लिखा था, वे एक अमेरिकी सेल्फ हेल्प शिक्षक और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण में बहुत ही ज़्यादा रुझान यानी रुचि रखने वाले इंसान थे। कई वर्षों तक लोगों को कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक्स उन्होंने उनको सिखाई। बाद में उन्होंने अपने विचारों को किताब में रूप दे दिया। सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड यहीं से निकली थी। मान लिया जाए कि एक इंसान दिन भर बहुत सारे काम करता है, पढ़ता है, लोगों से बात करता है और भविष्य के बारे में सोचता है, लेकिन उसके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा उसकी इच्छा से नहीं चलता है, उसकी डिजायर से कभी नहीं चलता। कभी कोई पुरानी बात अचानक उसको याद आ जाती है और कभी पढ़ते समय उसका ध्यान भटक जाता है और कभी कभी तो शांत बैठने पर वही दिमाग अचानक ऐसा समाधान, ऐसा सॉल्यूशन दे सकता है जो पहले हमको कभी नहीं दिखाई देता। यहीं से जोसेफ सिल्वा का जो सवाल था वो शुरू हो गया था, क्या इंसान अपने दिमाग को केवल इस्तेमाल ही करता है या उसे ट्रेन भी कर सकता है? बहुत सी संभावनाएं इसकी खोजी गई। बाद में जोसेफ सिल्वा को पता चला कि इंसान के भीतर जाके उसके माइंड को कंट्रोल करने की बहुत सी टेक्निक्स मौजूद हैं। सिल्वा का मानना था कि अगर इंसान को अपने ध्यान, इमेजिनेशन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया जाए तो वह अपने मेंटल परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकता है। उन्होंने लोगों के साथ लंबे समय तक मेंटल एक्सरसाइजेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का प्रयोग किया। धीरे धीरे एक पूरा मेथड विकसित हो गया जिसे बाद में सिल्वा मेथड कहा गया। इसके बाद एक दिलचस्प घटना हुई। लोगों को सिर्फ यह नहीं बताया गया था कि पॉजिटिव सोचो, उन्हें प्रैक्टिसेस करवाई जाती थी। पहले उन्हें आंखें बंद करने को कहा जाता था, फिर बाद में उनसे कहा जाता था कि शरीर को रिलैक्स करो, ध्यान को शांत करो और मन में एक मेंटल पिक्चर बनाओ। इस पिक्चर के साथ आप काम करो। ये सारे टेक्निक्स उनको सिखाई जाती थी। यानी यह किताब केवल क्या सोचना चाहिए की बात में नहीं होगी, बल्कि मन के साथ काम करने की एक प्रक्रिया भी आपको देगी। इसी विचार को लोकप्रिय बनाने वाली किताब द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड है। यहाँ माइंड कंट्रोल का मतलब किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल करने से नहीं है। इसका मतलब है कि अपने अटेंशन को कंट्रोल करें, अपने मेंटल हैबिट्स को ऑब्जर्व करें, इमेजिनेशन का उपयोग करें और अपने गोल्स को मेंटली रिहर्स करें, यानी उनके प्रैक्टिस करें। अगर हमें किसी परीक्षा में बहुत मुश्किल सवाल मिल जाए और अगर ज़िंदगी में बहुत मुश्किल परिस्थिति आ जाए तो हमारा दिमाग तुरंत घबरा जाएगा। तो क्या हम उस वक्त अपने दिमाग की उस अवस्था को बदल सकते हैं? अगर उस अवस्था को बदल दिया जाए तो हम ऐसी अवस्था में जंप कर सकते हैं जहां हमारे अंदर एक अलग ही वेव्स बह रही होंगी जो हमें शांत कर सकती हैं। सिल्वा ने ये लोगों को बताया और लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। दिन ब दिन लोग उनसे जुड़ने लग गए और रिजल्ट साफ थे कि लोगों में ये रिजल्ट बहुत अच्छे आए। अगर कोई समस्या सामने हो और उसका सॉल्यूशन दिखाई ना दे तो रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन हमें एक दूसरे से देखने में मदद कर सकती हैं। अगर हम किसी काम को करने से पहले मन में उसका रिहर्सल कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो हमारा वास्तविक परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है। सिल्वा की पूरी किताब इन्हीं सवालों के आसपास घूमती है। चलिए इस किताब को जोसे सिल्वा के ही शब्दों में और पार्ट्स बाय पार्ट्स समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1। मेरा शुरुआती इंटरेस्ट केवल मेडिटेशन में नहीं था। मैं तो बस ये समझाना चाहता था कि क्या मेंटल ट्रेनिंग से इंसान की लर्निंग और कंसंट्रेशन बेहतर हो सकती है या फिर नहीं। मैंने अपने परिवार और बाद में दूसरे लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए। दिन ब दिन मैं एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। मेरे काम की शुरुआत 1940s में हुई थी और 1960 तक मेरा मेथड एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम बन चुका था। मेरे सामने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल ये था कि दिमाग की क्षमता स्थिर है या फिर नहीं, वो स्टेबल है या फिर नहीं,
क्या ऐसी संभावनाएं मौजूद हैं जहां हम इंसान के एक्सट्रीम तक पहुंच सकते हैं और उसको छू सकते हैं? मेरे सामने एक बेसिक सवाल था। सवाल ये था कि अगर किसी इंसान की मेंटल परफॉर्मेंस कमज़ोर है तो क्या उसे ट्रेनिंग से बदला जा सकता है या फिर नहीं। मेरा मानना था कि दिमाग को किसी भी स्किल की तरह ट्रेन किया जा सकता है। मेरा जवाब बिल्कुल साफ था और मुझे इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। यहीं से मैंने रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन और विजुअलाइजेशन तीनों को जोड़कर इन पर प्रयोग करना शुरू कर दिए। मैंने लोगों से कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं तो हमारा ध्यान बिखर जाता है। इसलिए पहले इंसान को शांत करना चाहिए और फिर उसका ध्यान एक जगह लगाना और उसके बाद मेंटल इमेजिनरी का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे अल्फ़ा लेवल का विचार बहुत ज़्यादा पसंद आता था और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा शोधें की। मैंने लोगों को ब्रेन वेव्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताया था और मेरी इस पर रुचि भी थी। मेरे मेथड में 4 सामान्य ब्रेन वेव्स कैटेगरीज में चर्चा होती थी। पहली थी बीटा, दूसरी अल्फ़ा, तीसरी थीटा और चौथी थी डेल्टा। सिल्वा मेथड में अल्फ़ा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। मेरे अनुसार लगभग 7 से 14 हर्ट्ज़ के आसपास की अल्फ़ा एक्टिविटी में इंसान रिलैक्स्ड होते हुए भी मेंटली अलर्ट रह सकता है। अल्फ़ा ब्रेन वेव्स वास्तविक वैज्ञानिक फिनोमिनान हैं। यह अलग बात है कि मैंने अल्फ़ा स्टेट से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ जोड़ दी हैं वे सभी मॉडर्न साइंस द्वारा स्थापित नहीं हैं। लेकिन ये बात तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि इंसान को रिलैक्स करने के लिए ये वेव्स बहुत ज़्यादा इनएविटेबल, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उस समय मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी और अच्छी बात ये थी कि वो समस्या बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी। समस्या ये थी कि अगर कोई व्यक्ति आंखें बंद करके शांत कमरे में बैठता है तो उसके ब्रेन में अल्फ़ा एक्टिविटी बढ़ सकती है। तो कैसे साबित किया जाए कि इंसान ने अपने इच्छा से अल्फ़ा पैदा करना सीखा है या फिर नहीं? ये सवाल बाद के एक्सपेरिमेंट्स में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। इसलिए 1971 का एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो EEG के द्वारा किया गया था। मैंने एक एक्सपेरिमेंट का उल्लेख किया है जिसमें डॉक्टर FJ बर्नार और अन्य रिसर्चर्स ने लोगों की अल्फ़ा एक्टिविटी को EEG से एग्जामिन किया था। लगभग 20 अनट्रेंड स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया जिनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। एक ग्रुप को कंडीशनिंग प्रोसीड्यूर दिया गया और दूसरे को सिल्वा माइंड कंट्रोल ट्रेनिंग दी गई। दोनों ग्रुप्स में अल्फ़ा एक्टिविटी बढ़ने की दिशा में EEG चेंजेस को देखा गया था। यहाँ पे EEG बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। EEG का मतलब होता है इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम। ये ब्रेन की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने का एक बहुत ही दिलचस्प उपकरण है। मतलब मैं केवल ये नहीं पूछ रहा था कि हमें अंदर से रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है या फिर नहीं, बल्कि इस पर भी मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान था कि ब्रेन एक्टिविटी का मेजरमेंट हमें देखना भी चाहिए। इसके बाद ज़्यादा अभ्यास कर चुके सिल्वा प्रैक्टिशनर्स पर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन लोगों से कहा गया कि वे अल्फ़ा शुरू करें, कुछ समय बाद अल्फ़ा को रोकें और फिर शुरू करें। EEG के जरिए रिसर्चर्स ने उनकी ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड की। मतलब कि एक्सपीरियंस्ड पार्टिसिपेंट्स अल्फ़ा एक्टिविटी को कमांड के अनुसार स्टार्ट और स्टॉप करने की क्षमता दिखाते थे। हालांकि सभी लोग हर बार उसे परफेक्टली स्टॉप नहीं कर पाते थे। यह और दिलचस्प बात थी। यहीं से मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरी इंटरप्रिटेशन यानी जो व्याख्या थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी कि अगर अभ्यास के बाद इंसान अपने मेंटल स्टेट को कुछ हद तक बदल सकता है तो माइंड को ट्रेन भी किया जा सकता है। अब मेरा पूरा अप्रोच मुझे समझ में आने लगता है। मेरा लॉजिक बिल्कुल उसमें रफली था कि जो तनाव होता है हमारा ध्यान तो बिखेरता है, बिल्कुल स्पैटर कर देता है। रिलैक्सेशन हमारा मन शांत करती है और कंसंट्रेशन, ध्यान जो होता है कंसंट्रेशन एक जगह हमारा ध्यान ले जाती है। विजुअलाइजेशन मन में स्पष्ट मेंटल इमेज बनाती है और मेंटल रिहर्सल उस इमेज के साथ अभ्यास करना सिखाती है। यानी मेरे लिए रिलैक्सेशन कोई अलग मेडिटेशन एक्सरसाइज नहीं थी। ये पूरे मेंटल ट्रेनिंग सिस्टम का एक एंट्रेंस गेट था जहाँ से सीकर आते थे और वो कुछ ना कुछ सीख कर जाते थे। सिल्वा मेथड का एक बहुत ही फेमस रिनाउंड आइडिया है मेंटल स्क्रीन, और मैंने बहुत लोगों को इसके बारे में सिखाया है। कल्पना करो कि हमारे सामने एक बड़ी खाली स्क्रीन है। हम आंखें बंद करते हैं और उस स्क्रीन पर
किसी चीज़ की इमेज बनाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट अपनी परीक्षा की कल्पना करता है। पहले वह खुद को शांत देखता है, फिर प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर सामने देखता है, फिर खुद को ध्यान से प्रश्न पढ़ते हुए इमेजिन करता है। फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आने पर पैनिक करने के बजाय शांत होकर उसे सॉल्व करने को इमेजिन करता है। यह सिल्वा मेथड के विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल वाले विचार का एक सरल उदाहरण है। यह एक इम्पॉर्टेंट बात है। विजुअलाइजेशन का मतलब केवल सपने देखना नहीं होता है। मेरा जोर इस बात पर भी था कि मेंटल इमेज को स्पष्ट यानी ल्यूसिड और पर्पजफुल बनाया जाए। धीरे धीरे मेरे लिए 3 चीज़ें आपस में जुड़ती चली गईं। रिलैक्सेशन यानी शरीर और मन को शांत करना। दूसरा कंसंट्रेशन यानी ध्यान को एक जगह रखना। तीसरा विजुअलाइजेशन यानी मन में स्पष्ट तस्वीर बनाना। मेरा विश्वास बनने लगा कि इन तीनों का सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इंसान को अपने मेंटल फंक्शनिंग को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने में मदद कर सकती है। इसी से आगे चलकर मेरा मेथड विकसित हो गया। मैंने अपने हिस्टोरिकल अकाउंट के अनुसार 1940s से इस तरह का काम विकसित करना शुरू कर दिया और 1960s में मैंने एक फॉर्मल ट्रेनिंग के रूप में लोगों को इस चीज़ सिखाना शुरू कर दी। मेरी कहानी को केवल मैंने अल्फ़ा वेव्स खोजी समझना गलत होगा अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो, बल्कि असली कहानी तो यह है जो एक सवाल से शुरू होती है कि क्या इंसान अपने दिमाग की अवस्था को अभ्यास से बदल सकता है या फिर नहीं। फिर एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जिसमें रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन और ब्रेन वेव मेजरमेंट्स होते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन आता है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं यानी अवलोकन। इसमें ट्रेंड लोगों में अल्फ़ा एक्टिविटी को नियंत्रित करने की कुछ क्षमता दिखाई गई थी। मेरी इंटरप्रिटेशन इसमें बिल्कुल साफ थी कि अगर मेंटल स्टेट को ट्रेन किया जा सकता है तो उसका उपयोग लर्निंग, कंसंट्रेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बिल्कुल किया जा सकता है। पार्ट 2, हाउ डू यू गेट इनटू द अल्फा लेवल। आप उस अल्फा लेवल में कैसे जाते हैं, यानी अगर मन की रिलैक्स्ड अवस्था कंसंट्रेशन और विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इंसान वहाँ पहुँचेगा कैसे। रास्ता हमें दिख सकता है, लेकिन उस रास्ते पर कहाँ कंकड़ पत्थर फैले हुए हैं वहाँ हमें कौन बताएगा। इसलिए मैंने इस पार्ट 2 को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा है। मेरे लिए एक व्यवस्थित मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैंने लोगों को सिखाई है। मैं किताब के विचारों को विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। जहाँ उपयोगी होगा वहाँ छोटे मूल कोड्स भी इस्तेमाल आपके लिए करूँगा। मेरे अनुसार जब शरीर तनाव में होता है तो मन को भी गहराई से शांत करना कठिन हो जाता है। इसलिए एक्सरसाइजेस में सबसे पहले इंसान को आराम से बैठने या लेटने, आंखें बंद करने और शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करने पर ध्यान देना होता है। मेरा एक बहुत अच्छा विचार है कि रिलैक्सेशन इज़ द की। मतलब मन को बदलने की कोशिश करने से पहले शरीर के अननेसेसरी टेंशन को कम कर दो। ऐसी टेंशन को कम कर दो जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उनको बाहर फेंक दो। कल्पना करो कि आप पढ़ने बैठे हो लेकिन कंधे आपके टाइट हैं, चेहरे पर तनाव है, दिमाग में 10 बातें चल रही हैं, बार बार फ़ोन देखने का मन करता है। ऐसी पोजीशन में कंसंट्रेशन नेचुरली कठिन होगा। सिल्वा मेथड पहले इसे डिस्टर्बेंसी को कम करने की कोशिश करता है, इसलिए मैंने सिल्वा मेथड पर जोर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा। देखिए, एक्सरसाइजेस में एक काउंटिंग टेक्निक होती है। शुरुआती अभ्यास में इंसान आंखें बंद करके धीरे धीरे 100 से 1 तक काउंट डाउन करता है, लेकिन यह केवल नंबर्स बोलना नहीं होता है। मेरा जो मकसद था वो था काउंटिंग के साथ इंसान धीमा हो जाए, शांत हो जाए और ध्यान अंदर की ओर ले जाए। जैसे वो 100 से 99 बोलेगा, 98 और फिर 97। हर नंबर के साथ इंसान रिलैक्सेशन की भावना बनाए रखता है। यहाँ असली एक्सरसाइजेस नंबर नहीं होती हैं। असली एक्सरसाइजेस है अटेंशन को एक जगह रखना। अगर 87 पर दिमाग किसी दूसरी बात पर चला गया तो हमें वापस काउंटिंग पर आना है, यानी यह कंसंट्रेशन का ट्रेनिंग भी बन जाता है। यह हिस्सा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जहाँ हम माइंड वॉन्डरिंग की बात करते हैं। मान लो हम 100 से काउंट डाउन कर रहे हैं और अचानक याद आ जाए कि कल मुझे यह काम करना है, तो फिर कोई दूसरा विचार आए
फिर कोई पुरानी घटना याद आ जाएगी। क्या इसका मतलब एक्सरसाइज फेल हो गई है? देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं होता है। कोई एक्सरसाइजेस फेल नहीं होते हैं। मेरे मेथड की प्रैक्टिकल समझ में महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें यह नोटिस करना है कि अटेंशन चला गया है और उसे फिर से वापस लाना है। यानी कि आपको फिर शुरू से काउंट डाउन करना पड़ेगा। अगर आप 87 पे रुके हैं तो फिर से 100 पे जाएं और फिर काउंट डाउन करना शुरू कर दें। इसी प्रोसेस से धीरे धीरे कंसंट्रेशन को मजबूत करने की प्रैक्टिस बनती है। इसे ऐसे समझो, अटेंशन चला गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको पहचान कर और उसको वापस लाओ, यानी ऑब्जर्वेशन का सहारा लो। हर बार वापस लाना ही प्रैक्टिस का एक बहुत अच्छा साधन होता है। धीरे धीरे हमारी काउंटिंग कम होने लगती है। मेरे मेथड में ट्रेनिंग सिस्टम की जो शुरुआती लोगों को ज़्यादा काउंटिंग से शुरू कराया जाता था। फिर प्रैक्टिस बढ़ने पर इंसान को बहुत कम काउंटिंग में रिलैक्स स्टेट में जीना सिखाता जाता था। यानी शुरुआत में 100 से 99 और 98 और फिर 1 तक ले जाया जाता था। बाद में 50 से 49 और फिर 1 तक ले जाया गया। और फिर एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर्स के लिए इससे भी कम समय में रिलैक्स स्टेट में जाने की बात की जाती थी। यानी कि जो शुरू में मेरे पास लोग आते थे उनको रिलैक्स स्टेट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता था, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा काउंटिंग करनी पड़ती थी। लेकिन जो अभ्यस्त हो चुके थे उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। वो तुरंत रिलैक्स स्टेट में जाना चाहते थे और वो चले जाते थे। मेरा जो मकसद था वो था कि आप सीख सकते हैं उस लेवल पर बहुत जल्दी प्रवेश करना। यानी रिलैक्सेशन को ऐसी स्किल बनाना कि इंसान उसे बहुत ज़रूरी पड़ने पर भी जल्दी एक्टिवेट कर सके। अगर आप ये सीख गए हैं तो आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छे हो सकते हैं और शांत हो सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग फिर कहीं भटक नहीं सकता, बस फोकस्ड हो सकता है। आंखें बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे मेथड में आंखें बंद करना केवल आराम के लिए नहीं होता है। जब आंखें खुली होती हैं तो आसपास की चीज़ें लगातार अटेंशन हमारा खींचने की कोशिश करती हैं। कमरा हो, लोग हों, आवाज़ें हों और मूवमेंट हो और आती। आंखें बंद करने से एक्सटर्नल विजुअल इन्फॉर्मेशन कम हो जाती है। अब अटेंशन को इंटरनल इमेजनरी की तरफ ले जाना आसान हो जाता है। यहीं से ये जो पार्ट है, पार्ट 2 पार्ट 3 की तरफ भी बढ़ जाता है, यानी कि बाहरी दुनिया से अंदर की मेंटल स्क्रीन की तरफ चले जाएं। जब इंसान रिलैक्स्ड हो जाता है तो मेरा मेथड उसे मेंटल इमेजनरी की ओर ले जाता है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। पहले मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, आप ये सोचते हैं, और अब मैं उसे अपने मन में देख रहा हूँ। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अगर आप ये करना चीज़ सीख चुके हैं तो आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छे हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक सेब के बारे में सोचते हैं तो केवल शब्द सेब याद करना एक बात है, लेकिन ज़रा कल्पना करें कि उसका आकार कैसा है, उसकी सरफेस लेवल कैसी है और हाथ में उसका होना कैसा होता है। जब आप उसे स्पर्श करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है। ये सब करने के बाद अब हमारे माइंड में एक मेंटल इमेज बनने लगती है। मेरा मेथड इसी क्षमता को आगे ट्रेन करता था। मेरे अनुसार इंसान अपने मन में एक तरह की स्क्रीन इमेजिन कर सकता है। जैसे सिनेमा स्क्रीन पर इमेज दिखाई देती है, वैसे ही मन में एक इमेजिनरी स्क्रीन भी चलती है। अब इस स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट इमेजिन किया जा सकता है। धीरे धीरे इंसान सिंपल ऑब्जेक्ट से कॉम्प्लेक्स इमेज तक जाता है। फिर वो सिचुएशन पे जंप करता है और फिर गोल की तरफ बढ़ जाता है। यहीं आगे चलकर मेरे मेथड के विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस का बहुत ज़्यादा आधार बन गया। मेरे अनुसार इमेजिनेशन केवल एंटरटेनमेंट का साधन नहीं थी। मान लो कि तुम्हें काम से डर लगता है और तुम उस काम को करने के बजाय पहले मन में उसका रिहर्सल करते हो और कर सकते हो। जैसे एक स्टूडेंट परीक्षा से पहले इमेजिन कर सकता है कि मैं शांत होकर एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ और वो प्रश्न पढ़ रहा हूँ। कठिन प्रश्न पर रुकने के बजाय मैं आगे बढ़ रहा हूँ, समय का ध्यान रख रहा हूँ और अंत में आंसर्स चेक कर रहा हूँ। यह मेंटल रिहर्सल है। यहाँ मॉडर्न साइकोलॉजी भी विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल को कई कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करती है। हालांकि मेरे सभी प्रोडक्ट्स क्लेम को साइंटिफिक फैक्ट नहीं मानना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये लोगों के लिए उपयोगी हुआ है और वो अपने मन को शांत कर पाए हैं। मेरे ट्रेनिंग में एक और बहुत ज़्यादा रेनाउंड टेक्निक आती है जिसमें
थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को साथ लाने को एक मेंटल क्यू की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मेरा विचार यह है कि इंसान उस फिजिकल गेस्चर को अपने रिलैक्स्ड मेंटल स्टेट के साथ एसोसिएट कर सकता है। फिर इन फ्यूचर में वही गेस्चर उस रिलैक्स्ड स्टेट को याद करने में मदद कर सकता है। इसे आज की भाषा में एक तरह का मेंटल बिहेवियर क्यू समझा जा सकता है, लेकिन मैंने इसे कहीं व्यापक, बहुत ही ज़्यादा वाइड मेंटल ट्रेनिंग सिस्टम का हिस्सा माना है। अगर इस पूरे भाग को बहुत सरल भाषा में निकालें तो मैं तुम्हें 3 चीज़ें सिखाना चाहूँगा। पहला है कि शरीर को शांत करना सीख लें। दूसरा है कि जितना जल्दी हो सके ध्यान को एक जगह टिकाना सीख लें। और तीसरा है मन में स्पेस्ड इमेजेस यानी ल्यूसिड इमेजेस बनाना सीख लें। जितना जल्दी हो सके इन तीनों चीज़ों को सीख लें। इनको सीखने के बाद आप जब चाहें किसी भी अल्फ़ा स्टेट में जा सकते हैं, किसी भी वेव्स में जा सकते हैं, और फिर आपको रिलैक्सेशन से कंसंट्रेशन और फिर विजुअलाइजेशन हो जाएगा। ये तीनों मिलकर सिल्वा मेथड की फाउंडेशन बनाएंगे। मेरी सोच में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि मन शांत होना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बस संयोग से होने दिया जाए। मेरा मानना है कि रिलैक्सेशन को एक ट्रेनेबल स्किल बनाया जा सकता है, और जब इंसान उस अवस्था में पहुंचना सीख जाता है तब अगला सवाल आता है कि अब इस शांत अवस्था में मन में क्या किया जाए। पार्ट 3। पार्ट 2 में मैंने रिलैक्सेशन और अल्फ़ा लेवल तक पहुंचने की बात समझाई थी। अब पार्ट 3 में हम असली प्रयोग शुरू करेंगे। देखिए, जब आप एक बार रिलैक्स होना सीखते हैं तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि फिर आपको इसके साथ करना क्या है, अपने दिमाग के साथ। मेरा जवाब बिल्कुल साफ था कि अपने मन में एक स्पष्ट मेंटल इमेज बनाओ। यहीं से मेरा प्रसिद्ध मेंटल स्क्रीन और विजुअलाइजेशन का विचार सामने आ गया। मेरे लिए इमेजिनेशन सिर्फ कल्पना नहीं होती है। हम रोज़ इमेजिनेशन इस्तेमाल करते हैं कि कल क्या होगा, परीक्षा कैसी होगी और किसी जगह पर जाने पर क्या होगा। लेकिन मैंने इसे जानबूझकर इस्तेमाल करने वाले स्किल बनाया था। मेरा विचार था कि जब इंसान रिलैक्स स्टेट में होगा तो वह किसी समस्या या लक्ष्य को अपने मन में एक पिक्चर की तरह देख लेगा। इससे मैं मेंटल स्क्रीन के विचार से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, कल्पना करो कि हमारे सामने खाली सिनेमा स्क्रीन है। अब उस स्क्रीन पर हम किसी चीज़ की तस्वीर बनाते हैं। पहले कोई सिंपल ऑब्जेक्ट हमारे सामने होता है, फिर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, फिर कोई सिचुएशन आती है और फिर कोई समस्या आती है। धीरे धीरे मेंटल पिक्चर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होने लगती है। दूसरा प्रोसेस इसमें हो जाता है कि सिर्फ इमेजिनेशन की एक्सरसाइजेस ही नहीं होती हैं। मेरा जो उद्देश्य था वो बिल्कुल साफ था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि प्रॉब्लम को पहले माइंड में देखें, फिर उसे मेंटली वर्क करना सिखाएं। मान लो कि हमारे सामने कोई कठिन समस्या आ खड़ी हुई है। सिंपल स्टेट में हम बहुत सामान्य लोगों की तरह सोचेंगे, और आम लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और ये जो प्रॉब्लम होती है सबके साथ होती है। मेरे मेथड में थोड़ी अलग स्थिति होगी। मैं पहले थोड़ा आपको रिलैक्स होने के लिए कहूँगा, फिर समस्या को अपने मेंटल स्क्रीन पर ले जाने तक कहूँगा। अब उसे बाहर से देखने की आपको कोशिश करवाने को मैं कहूँगा। जैसे मान लो कि हम खुद अपनी समस्या को एक फिल्म में देख रहे हों। यह साइकोलॉजिकल डिस्टेंस पैदा करता है, यानी समस्या के अंदर फंसने के बजाय उसे एक ऑब्जेक्टिव की तरह ये देखने का आपको मौका दिखाता है। मैं केवल फ्लैट पिक्चर की बात नहीं करता। मेरे एक्सरसाइजेस में मेंटल इमेजिनरी को अधिक स्पष्ट यानी ल्यूसिड बनाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। जैसे अगर हम किसी कमरे की कल्पना कर रहे हैं तो केवल सामने की दीवार नहीं, बल्कि कमरे का आकार, अलग अलग एंगल्स, मूवमेंट को मेंटली इमेजिन करने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब इमेजिनेशन की क्लैरिटी और कंट्रोल बढ़ाना होता है। पहले समस्या को मेंटल स्क्रीन पर रखें। जब मेरा मेथड सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है तो मैं इसी की बात करता हूँ लोगों से। मान लो कि हमें पढ़ाई में समस्या है। हम कहेंगे कि मुझे मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रही। मेरे स्टाइल विजुअलाइजेशन में पहले समस्या को आइडेंटिफाई करो, जिसे मैं सिल्वा स्टाइल विजुअलाइजेशन कहता हूँ। फिर रिलैक्स स्टेट में अपने मेंटल स्क्रीन पर खुद को मैथमेटिक्स की किताब के सामने इमेजिन करो। अब केवल यह मत सोचो कि मुझे मैथ्स आती है या नहीं।
बल्कि सीन की मेंटली रिहर्सल करो, यानी उसकी प्रैक्टिस करो। जैसे आप किताब खोलें, सवाल पढ़ें और फिर इन्फॉर्मेशन पहचानने की कोशिश करें। इन्फॉर्मेशन से आपको फिर फॉर्मूले पर याद करने के लिए जंप करना होगा, फिर कैलकुलेशन आती है और फिर आंसर चेक करना आता है। यहाँ विजुअलाइजेशन को एक्शन से जोड़ा जाता है। देखिए, सिर्फ ये कहना कि मैं सफल होऊंगा मेरे मेथड का ये पूरा विजुअलाइजेशन नहीं है। इसके बजाय मैं सफलता तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को मेंटली देख सकता हूँ, ये कहना बहुत अच्छा होता है। जैसे सिर्फ रिजल्ट के बारे में मत सोचो कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, नहीं, ये अच्छा प्रोसेस नहीं होता है। अच्छा प्रोसेस हमारे दिमाग तक वो ख्याल पहुंचाने में है। जैसे हम कहते हैं कि मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ, मैं रोज़ कठिन चैप्टर को समझ रहा हूँ और कुछ नए टास्क ले रहा हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एग्ज़ाम में मैं शांत हूँ और क्वेश्चंस को सिस्टमैटिकली सॉल्व कर रहा हूँ। इसलिए इससे विजुअलाइजेशन की मेंटल रिहर्सल की तरह समझना ज़्यादा उपयोगी होगा। केवल एक ही एक्सट्रीम को पकड़ना सही नहीं होता है। अगर हम अलग अलग एस्पेक्ट्स को मिला दें, उसको कंसंट्रेट कर दें, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। मेरे अनुसार मैंने मेंटल एनर्जी इमेजिनरी को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी इस्तेमाल किया था। मेरे मेथड में इंसान पहले किसी प्रॉब्लम को मेंटली रिप्रेजेंट करता है, फिर अपने माइंड में वो एक सॉल्यूशन एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। यानी प्रॉब्लम से वो पहले मेंटल इमेज बनाता है, फिर पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढता है और फिर मेंटल टेस्टिंग करता है। जैसे किसी मशीन में समस्या है तो मेंटल स्क्रीन पर मशीन, फिर उसके सामने प्रॉब्लम वाला हिस्सा दिखाया जाएगा, फिर उसके कॉजेस यानी संभावित कारण दिखाए जाएंगे और फिर संभावित सॉल्यूशन यानी पॉसिबल सॉल्यूशन दिखाए जाएंगे। इनको मेंटली एग्जामिन करने की कोशिश की जाती है। मेरा विश्वास था कि इस तरह इंसान अपने सामान्य कॉन्शियस थिंकिंग से अलग तरह से सॉल्यूशंस तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि मैंने अपने मेथड में थोड़ा कंट्रोवर्शियल काम भी किया है। मैंने इंट्यूशन की बात की है। मेरे अनुसार रिलैक्स स्टेट में इंसान कभी कभी ऐसे आइडियाज़ या सॉल्यूशंस महसूस कर लेता है जो शायद सिंपल थिंकिंग में कभी भी नहीं आ सकते। मैंने इसे इंट्यूशन कहा है। मैंने नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने इसको इंट्यूशन कहा है। अब चूंकि मैंने इस इंट्यूशन के बारे में कुछ ऐसी बात जोड़ी है जो शायद लॉजिक से थोड़ी परे लगती है, लेकिन वास्तव में मैंने इसको महसूस किया है और बहुत से मेरे पेशेंट्स ने इसको महसूस किया है। मैं इसे इंट्यूशन कहा करता हूँ। मान लो कि हम किसी प्रॉब्लम को बहुत देर से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ देर छोड़ देते हो, देखिए, फिर अचानक क्या होता है, अरे इसका आंसर तो मुझे ऐसा मिल गया, ऐसे ही मिल गया। ये बात जो होती है वो इंट्यूशन की होती है। ये अनुभव जो होता है बहुत रियल है और लोगों को इंसाइट यहाँ से अचानक मिल जाती है। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे क्लेम्स भी मैं लोग जोड़ते हैं जो मॉडर्न साइंस में कंक्लूसिवली इस्टेब्लिश्ड नहीं हैं। इसलिए यहाँ में डिस्टिंक्शन रखने की ज़रूरत होगी। देखिए, इंसाइट या फिर इंट्यूशन जो होता है वो रियल साइकोलॉजिकल फिनोमिनन हो सकता है, लेकिन हर इंट्यूटिव एक्सप्रेशन, इम्प्रेशन, सुपरनेचुरल या एक्स्ट्रा सेंसरी नॉलेज है, ये साइंटिफिकली सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट्स में ये इंट्यूशन बहुत बार काम किया है, इसलिए मैं इसको पूरी तरह से नकार तो नहीं सकता हूँ। मेरी विजुअलाइजेशन का एक अच्छा तरीका यह है कि इंसान अपनी समस्याओं को 2 स्टेजेस में देख सकता है। पहले कि समस्या कैसी है, बाद में कि समस्या सॉल्व होने पर एक स्थिति कैसी होगी। जैसे पहले कि हमारे सामने एक बहुत कठिन चैप्टर है, फिर बाद में हम वही चैप्टर कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब दिमाग के सामने केवल प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास एक डिज़ायर्ड आउटकम भी है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए हमें। विजुअलाइजेशन का मतलब यह नहीं है कि मैं बस मन में जो सोचूंगा और चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, नहीं। यह किताब, अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप इसको गलत समझेंगे। विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिकल उपयोग तभी समझ आता है जब मेंटल रिहर्सल और रियल एक्शन दोनों साथ हों। जैसे मन में पढ़ाई की कल्पना करना और पढ़ाई करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन मन में स्टडी रूटीन रिहर्सल करना और वास्तव में पढ़ना एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए, मेरे लिए इमेजिनेशन भागने की जगह नहीं है, बल्कि तैयारी की जगह है। मैंने इस पर बरसों से काम किया था और मैंने जो काम किया है मैं उससे भागा नहीं हूँ।
मन में मैंने पहले रिहर्सल की हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर रियल वर्ल्ड में उसे मैंने करने की बहुत तह तक कोशिश की। यानी मैंने माइंड से रिहर्सल की और रिहर्सल से एक्शन और फिर मैं रिजल्ट तक गया। और यही वजह है कि मेरा मेथड केवल मेडिटेशन टेक्निक्स कहना अधूरा लगता है। यह रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। देखिए, अपने मन में वह तस्वीर बनाने की कोशिश करें जिस दिशा में हम वास्तविक जीवन में काम करना चाहते हैं, लेकिन तस्वीर को वास्तविक एक्शन से जोड़ने की कोशिश करें। और यहीं से एक अगला पार्ट जो आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। पार्ट 2 में मैं इसी विजुअलाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आऊँगा। यानी क्या हम अपने शांत मन का इस्तेमाल किसी मुश्किल समस्या के संभावित सॉल्यूशन को खोजने के लिए कर सकते हैं या फिर नहीं। पार्ट 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मन को समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल करना। पार्ट 3 में मैंने मेंटल स्क्रीन और विजुअलाइजेशन को समझाया था। अब यहाँ मैं एक कदम आगे बढ़ गया हूँ। देखिए, द पर्पज़ ऑफ माइंड कंट्रोल इज़ टू यूज़ योर माइंड मोर इफेक्टिवली। यानी माइंड कंट्रोल का जो पर्पज़ है वो आपके माइंड को अच्छे तरीके से यानी इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। देखिए, यहाँ मेरा एक सवाल है। अगर हम रिलैक्स स्टेट में जाकर किसी समस्या को मन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो क्या उसी अवस्था में उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश भी की जा सकती है? देखिए, पहली समस्या। देखिए, समस्या आते ही घबराना नहीं है। मेरे अनुसार किसी समस्या को देखते ही इमोशनल रिएक्शन करने के बजाय पहले रिलैक्स करना बहुत अच्छा होगा। मान लो हमारे पास कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन खड़ा हुआ है। हमारा जो सिंपल रिएक्शन होता है वो प्रॉब्लम, फिर डर, फिर कन्फ्यूजन और फिर जल्दी जल्दी सोचने पर होता है। लेकिन मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। मैं अपने पेशेंट्स को सिखाता हूँ कि पहले प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करें। प्रॉब्लम्स को देखने के बाद आप रिलैक्सेशन पे जंप करें, फिर कंसंट्रेशन पे जाएं, फिर ऑब्जर्वेशन पे जाएं और फिर पॉसिबल सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करें। मेरा विचार था कि जब मन बहुत ज़्यादा तनाव में होता है, जब स्ट्रेस में होता है, तब हम समस्या को नैरो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, बहुत ही ढीली ढाली पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। इसलिए पहले मेंटल नॉइज़ तो कम करनी ही पड़ेगी। मेरे मेथड में, सिल्वा मेथड में, इंसान अपनी समस्या को मेंटल स्क्रीन पर मेंटली रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारी पढ़ाई में समस्या है कि कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा, तो केवल हम ये नहीं कहते कि मुझे चैप्टर नहीं आता है, बल्कि अगर मेंटली देखने की कोशिश करें तो किताब है, उसके अंदर चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है और वहीं एक कन्फ्यूजन है जो हमें ढूंढना है और वहाँ हमें हो रहा है। अब समस्या जो है वो बहुत ही वैग्यू नहीं है, यानी ख़राब नहीं है, वह एक स्पेसिफिक मेंटल ऑब्जेक्ट बन गई है। यही एक पहला स्टेप है इस रणनीति में, इस स्ट्रेटजी में घुसने का। मेरे मेथड में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि इंसान अपने माइंड को प्रॉब्लम के बारे में क्वेश्चन दे सकता है, जैसे व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, या व्हाट एम आई मिसिंग, मैं क्या मिस कर रहा हूँ। फिर इंसान रिलैक्स स्टेट में रहता है और आने वाले थॉट्स, इमेजेस और आइडियाज़ को ऑब्जर्व यानी उसका अवलोकन करता है। यह मेरा विश्वास था कि कॉन्शियस माइंड, जो हमारा मन जागा हुआ है, वो तुरंत आंसर न मिलने पर भी डीपर मेंटल प्रोसेस से कोई यूज़फुल आइडिया सामने ला सकता है। इसे आज की भाषा में इनक्यूबेशन या इंसाइट के करीब समझा जाता है। हालांकि मैंने इसे अधिक वाइड तरीके से इंटरप्रेट किया था, लेकिन इसके रिजल्ट्स साफ हैं। देखिए, मान लो कि एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट आपसे पूछता है कि मैं मैथमेटिक्स में बार बार एक ही तरह की गलती क्यों कर रहा हूँ, तो वह रिलैक्स्ड होता है। मेंटल स्क्रीन पर अपने आप को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखता है और फिर वह अलग अलग पॉसिबिलिटीज इमेजिन करता है कि क्या फॉर्मूला गलत तो नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने में क्या मुझे गलती तो नहीं हो गई, या फिर कॉन्सेप्ट ही अनक्लियर है। अब उसे शायद अचानक दिखाई देगा कि मैं फॉर्मूला जानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में दिए गए डाटा को गलत आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। यह एक इंसाइट है। अब वह रियल क्वेश्चंस में उस पर्टिकुलर मिस्टेक को चेक कर देगा। यही मेरे मेथड की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का प्रैक्टिकल रूप है। देखिए, हमारे अंदर एक मेंटल लेबोरेटरी होती है। मान लें कि हमारे मन में एक लेबोरेटरी है, वहाँ हम अपनी प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं। अब हम मेंटली एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो हमें किसी मशीन की समस्या समझनी है,
तो मेंटल लेबोरेटरी में मशीन, फिर उसके अंदर समस्या होगी, फिर हमें वहाँ कारण ढूँढने पड़ेंगे यानी पॉसिबल कॉजेज़ ढूँढने पड़ेंगे, और फिर पॉसिबल सॉल्यूशन यानी संभावित जो उत्तर होगा वो ढूँढना पड़ेगा। हम अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ मेंटली एग्जामिन करते हैं। यह वास्तविक लेबोरेटरी नहीं होती है, यह तो बस एक स्ट्रक्चर्ड इमेजिनेशन होती है। मेरा विचार था कि किसी जवाब को वास्तविक दुनिया में लागू करने से पहले उसका मेंटल रिहर्सल किया जा सकता है। मान लो कि हमारे पास किसी समस्या के 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, ए, बी और सी। हम मेंटली इमेजिन कर सकते हैं कि ए लगाने पर क्या होगा, फिर बी लगाने पर, और फिर सी लगाने पर। जिस पॉसिबिलिटी में कॉन्ट्रडिक्शन या डिफ़िकल्टी दिखाई पड़े उसे छोड़ सकते हैं आप, और बेहतर पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल फ़ायदा यह है कि इमेजिनेशन को डिसीजन मेकिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मेरा दावा यहाँ बिल्कुल साफ है। ये किताब कंट्रोवर्शियल हिस्सा, ये जो हिस्सा है वो कंट्रोवर्शियल हिस्सा हो सकता है। मेरे अनुसार कुछ ट्रेंड इंडिविजुअल्स ऐसी इन्फॉर्मेशंस या सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते थे जिन्हें उन्होंने सामान्य सेंसरी इन्फॉर्मेशन में सीधे प्राप्त नहीं किया था। मैं इसे इंट्यूशन और ईएसपी यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जैसी अवधारणाओं से जोड़ता था। उदाहरण के तौर पर मेरा विचार था कि इंसान किसी व्यक्ति या समस्या की मेंटल इमेज बनाकर ऐसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है जो सामान्य तरीके से उपलब्ध नहीं थी। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। ईएसपी जैसी एबिलिटीज़ के लिए रिलायबल साइंटिफिक एविडेंस स्थापित नहीं है। इसलिए इस किताब के हिस्से को हिस्टोरिकल सेल्फ हैव आइडिया की तरह ही पढ़ें आप, एस्टेब्लिश्ड साइंस की तरह नहीं। मेरे लिए इंट्यूशन का मतलब था कि आंसर्स जो होते हैं वो कभी कभी अचानक आते हैं, वो सडनली हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाते हैं और हम सोच नहीं पाते कि हो क्या गया। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं और दोस्तों ने सवाल पूछ लिया तो शायद हो सकता है कि उसका जवाब आपको ना आए, लेकिन कुछ देर बाद आपने सिगरेट जलाई और उसको पीने लगे और सवाल के बारे में छोड़ ही दिया तो अचानक उसका उत्तर आपके दिमाग में रिप्रेजेंट हो जाता है। ये इंट्यूशन की एक ताकत है। देखिए, हम बहुत देर तक सोच सकते हैं, फिर अचानक सब समझ में आ सकता है। यह अनुभव लोगों को वास्तव में हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आंसर्स किसी सुपरनेचुरल सोर्स से आए हैं। हमारा ब्रेन बैकग्राउंड में इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और कॉन्शियस अवेयरनेस में सॉल्यूशन अचानक अपीयर होते हैं। इसलिए मेरे मेथड की टेक्निक का सबसे रीजनेबल इंटरप्रिटेशन जो व्याख्या है वो सिंपल है कि रिलैक्सेशन से मेंटल स्पेस बनेगा, फिर पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान दिया जाएगा और फिर इनसाइट तक चोट की जाएगी। प्रॉब्लम्स को पूछना बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। क्यों? देखिए, जब हम खुद से स्पष्ट सवाल पूछते हैं कि इस प्रॉब्लम का कारण क्या है, तो हमारा ध्यान रैंडम थॉट से हटकर एक स्पेसिफिक टारगेट पर आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे गूगल में सही कीबोर्ड डालना हो। अगर हम सर्च ही नहीं करेंगे तो रिलेवेंट आंसर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिल्वा मेथड इसी प्रिंसिपल को मेंटल लेवल पर लागू करने की कोशिश करता है। सिल्वा मेथड में विजुअलाइजेशन केवल प्रॉब्लम देखने तक सीमित नहीं है, कन्फाइन नहीं है। इंसान डिजायर्ड आउटकम भी इमेजिन करता है। जैसे प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट ख़राब है, तो मेंटल स्क्रीन पहले प्रश्न पत्र देखकर घबराएगी, फिर क्वेश्चंस को जल्दी क्लासीफाई करेगी, और फिर आसान क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेगी और फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के लिए समय बचाएगी। इस तरह मन में डिज़ायर्ड बिहेवियर का रिहर्सल किया जा सकता है। यहाँ मेंटल रिहर्सल यानी कि मानसिक जो अभ्यास है सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। अगर कोई काम हमें करना है तो पहले मन में उसकी प्रक्रिया इमेजिन करो, जैसे इंटरव्यू, फिर उस रूम में जाना, फिर बहुत शांत तरीके से बैठना, सवाल करना, सोचकर जवाब देना, या फिर एग्ज़ाम पेपर पढ़ना, क्वेश्चन सेलेक्ट करना या टाइम मैनेज करना या आंसर्स चेक करना। ये कोई जादू नहीं होगा, ये बेसिकली प्रैक्टिस का मेंटल वर्जन है। और इसी वजह से मेरे को मेथड की कुछ टेक्निक्स मॉडर्न सेल्फ डेवलपमेंट में भी इंटरेस्टिंग लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लगती हैं। अगर पार्ट 4 का सार मैं कुछ ही शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस प्रकार होगा। पहला कि प्रॉब्लम पहचानो, फिर रिलैक्स हो जाओ, फिर मेंटल स्क्रीन्स पर प्रॉब्लम्स देखो और खुद से
बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट सवाल पूछो। पॉसिबल सॉल्यूशंस इमेजिन करो, उनके जो परिणाम हैं, कंक्लूजन्स हैं, डिडक्शन है, वो मेंटली एग्जामिन करो। बेहतर सॉल्यूशंस चुनो, रियल वर्ल्ड में उसे टेस्ट करो। और इस पूरे हिस्से का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये होगा कि मन को समस्या से भागाने के लिए नहीं, समस्या को स्पष्ट रूप से देखने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मेरे अनुसार यहीं से माइंड एक पैसिव चीज़ नहीं बनता, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। पार्ट 5 में किताब इसे मेंटल ट्रेनिंग को हेल्थ और हीलिंग के क्षेत्र में ले जाएगी, और वहीं किताब के कुछ सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम भी सामने आएंगे। पार्ट 5। देखिए, मेरी कहानी जैसी मिसाल से समझना इस पार्ट को बेहतर होगा। ध्यान रहे, ये कहानी बहुत ज़रूरी है। देखिए, कल्पना करो कि इंसान मेरे पास आता है। वह अपने शरीर में लगातार एक परेशानी महसूस कर रहा है। वह डॉक्टर से इलाज भी करा रहा है, लेकिन उसके मन में बीमारी को लेकर डर बना हुआ है। मैं उससे बीमारी के बारे में लगातार सोचने के बजाय पहले रिलैक्स होने को कहूँगा। मैं उसे कहूँगा कि पहले अपनी आंखें बंद कर लें, शरीर को शांत कर लें और सांस जो है अपनी उसको सामान्य कर लें। फिर मैं उसे अपने मेंटल स्क्रीन्स पर अपने शरीर की कल्पना करने के लिए कहूँगा। वह अपने शरीर को ऐसे देखेगा जैसे वह बाहर से उसे देख रहा हो। अब सिल्वा स्टाइल एक्सरसाइजेस में वह बीमारी की भयावह तस्वीर बनाने के बजाय एक हेल्दी अवस्था की तस्वीर बनाने की कोशिश करेगा। वह इमेजिन करेगा कि माई बॉडी इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली, जो मेरी शरीर है वो अच्छी तरीके से चल रहा है। अब उसके मन में एक पिक्चर है, वह इंसान स्वस्थ महसूस कर रहा है और सामान्य गतिविधि कर रहा है और बीमारी के डर से बहुत अच्छा मुक्त है। मेरा विचार था कि अगर एंजाइटी और लगातार नेगेटिव थिंकिंग शरीर और मन को प्रभावित करते हैं, तो रिलैक्सेशन और पॉजिटिव इमेजिनरी भी इंसान के अनुभव को बहुत तह तक इफ़ेक्ट कर सकता है। मेरी ऐसे लोगों की सोच को ख़त्म करने के लिए आपको पहले अपने भय को देखना होगा, फिर टेंशन को देखना होगा, फिर नेगेटिव मेंटल स्टेट को भी देखना होगा और उनसे लड़ना होगा। यहाँ तक विचार काफ़ी रीजनेबल है कि स्ट्रेस और मेंटल स्टेट हमारे अनुभव और वेल बीइंग को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे आगे जाकर हीलिंग के बारे में ऐसे दावे भी करूँगा जिनका वैज्ञानिक प्रमाण शायद मौजूद नहीं है। मान लो एक इंसान रोज़ अपने मन में ही ये पिक्चर बनाता है कि मैं बीमार हूँ, मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है और पता नहीं क्या होगा। मेरा मेथड कहेगा कि मेंटल स्क्रीन पर बार बार बीमारी की इमेज रखने के बजाय इंसान को डिज़ायर्ड हेल्दी स्टेट की इमेज का बनानी चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट लगातार स्ट्रेस में है, वह इमेजिन करता है एग्ज़ाम हॉल को, वहाँ के शांत दिमाग को, और क्वेश्चंस पढ़ता है, कॉन्फिडेंस से आंसर देता है। यह मेडिकल हीलिंग नहीं है, यह मेंटल रिहर्सल है, और यही पार्ट 5 का कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल हिस्सा है। मेरी किताब में मेंटल हीलिंग को काफ़ी व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया है। किताब के अनुसार विजुअलाइजेशन और मेंटल टेक्निक्स को हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से विजुअलाइजेशन बीमारी का इलाज होने की गारंटी नहीं होती है। अगर किसी को वास्तविक बीमारी या हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसे डॉक्टर की सलाह और उचित ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। विजुअलाइजेशन को ज़्यादा रिलैक्सेशन या कॉपिंग टेक्निक की तरफ देखा जा सकता है। अब एक सवाल है कि क्या हमारा माइंड केवल थॉट्स पैदा करता है या हमारे फिजिकल एक्सपीरियंस को भी प्रभावित करता है? आज हम जानते हैं कि माइंड और बॉडी पूरी तरह अलग अलग सिस्टम्स की तरह काम नहीं करते। स्ट्रेस होने पर हार्ट रेट बदल जाता है, मसल टेंस हो जाते हैं और स्लीप प्रभावित हो जाती है, ध्यान और कंसंट्रेशन भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इसलिए माइंड बॉडी कनेक्शन तो वास्तविक है ही, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि केवल सोचने से हर बीमारी ठीक हो जाती है। देखिए, मेरा जो हेल्थ रिलेटेड अप्रोच है वो बिल्कुल साफ है कि रिलैक्सेशन से हों और शरीर की कल्पना करें, फिर हम स्वस्थ अवस्था की मेंटल इमेज बनाएं, सकारात्मक मेंटल रिहर्सल करें और वास्तविक जीवन में अच्छा उचित एक्शन लें।
और इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण लेसन यही होगा कि मन की अवस्था हमारे अनुभव को प्रभावित करती है, लेकिन इमेजिनेशन को मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं समझना चाहिए। पार्ट 6 में मैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ में से एक पर आऊँगा, यानी मेंटल लेबोरेटरी। अब तक हमने देखा है कि मन की अवस्थाएं कैसी होती हैं और रिलैक्सेशन अल्फा लेवल क्या होता है, विजुअलाइजेशन और मेंटल स्क्रीन क्या होती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, और माइंड बॉडी कनेक्शन कैसे काम करता है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर हम अपने मन में किसी चीज़ की तस्वीर बना सकते हैं तो क्या हम उसी मन में उसके साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं? यहीं से मेंटल लेबोरेटरी का विचार सामने आता है। एक कहानी से इसे समझने की कोशिश करें। मान लो एक इंसान के सामने एक मुश्किल समस्या है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। सामान्य तरीके में वह बार बार उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है कि अगर ऐसा हुआ तो, और अगर ऐसा हो गया तो, और जितना वो सोचता है उतना कंफ्यूज्ड हो जाता है। मेरा मेथड उसे कहेगा कि पहले रिलैक्स हो जाओ भाई, फिर अपनी मेंटल स्क्रीन पर उस प्रॉब्लम को देख लो। अब कल्पना करो कि तुम एक ऐसी जगह में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम उस समस्या को शांत होकर एग्जामिन कर सकते हो। यही से तुम्हारी मेंटल लेबोरेटरी शुरू हो जाती है। यह कोई वास्तविक लेबोरेटरी नहीं होती है कि कोई एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करती हो, बल्कि यह तो एक इमेजिनरी मेंटल एनवायरनमेंट है। हम अपने मन में एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां हमें कंफर्टेबल और फोकस्ड महसूस होता है। इस मेथड की एक्सरसाइजेस में मैं एक ऐसी जगह के रूप में लोगों को इमेजिन करने को कहता हूँ जहाँ वह उनके टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन का वहाँ देख सकते हैं और प्रॉब्लम्स को अलग अलग एंगल से एग्जामिन कर सकते हैं और संभावित सॉल्यूशंस को मेंटली टेस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे माइंड का मतलब सीधा लेबोरेटरी से होता है, और थॉट्स और जो हमारे आइडियाज़ होते हैं वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट्स के बराबर ही होते हैं। सिल्वा स्टाइल विजुअलाइजेशन में इंसान एक फैमिलियर या इमेजिनरी जगह इमेजिन करता है। मान लो तुम एक कमरे में हो, तुम्हारे सामने एक टेबल है, उस टेबल पर तुम्हारी प्रॉब्लम रखी हुई है। अब हमारा माइंड उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने लगेगा। इसका उद्देश्य इमेजिनेशन को स्ट्रक्चर्ड बनाना है, रैंडम इमेजिनेशन को नहीं, बल्कि एक निश्चित मेंटल एनवायरनमेंट तैयार करती है। मान लो कि हमारे सामने एक समस्या है कि मैं पढ़ाई में बार बार डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता हूँ। मेंटल लेबोरेटरी में हम प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। प्रॉब्लम से हम कारण की तरफ जाएंगे, कारण से पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और फिर रिजल्ट की तरफ जाएंगे। और हम मेंटली देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट फ़ोन पास रखा है, फिर क्या होगा? हम डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाएंगे। एक्सपेरिमेंट बी में फ़ोन दूसरे कमरे में है, क्या होगा? कंसंट्रेशन बेहतर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट सी में 25 मिनट पढ़ाई और छोटा ब्रेक हमने लिया है, क्या होगा? शायद लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना आसान हो जाए। अब हमारा दिमाग केवल कंप्लेंट नहीं कर रहा, इस वक्त वह पॉसिबिलिटीज टेस्ट कर रहा होगा। मेंटल लेबोरेटरी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है व्हाट इफ, क्या हो अगर, यानी अगर मैं ऐसा करूं तो क्या हो। इससे मन में हमको आउटकम देखने में मदद मिलती है। जैसे हमें किसी डिसीजन को लेकर कन्फ्यूजन है, दो रास्ते हैं, ए और बी। मेंटल लेबोरेटरी में हम दोनों को अलग अलग इमेजिन कर सकते हैं। ए को, अगर मैं यह डिसीजन लेता हूँ तो अगले कुछ दिनों में क्या हो सकता है। बी, अगर मैं दूसरा डिसीजन लेता हूँ तो क्या हो सकता है। इससे डिसीजन मैजिकली सही नहीं होता, लेकिन हमें पॉसिबिलिटीज साफ तो दिखाई दे सकती हैं। मेरा विश्वास था कि मन में किसी सिचुएशन को रिहर्स यानी उसके प्रैक्टिस करने से इंसान उसके संभावित परिणामों को पहले से देख सकता है। इसलिए इमेजिन, एग्जामिन, फिर मॉडिफाई और फिर इमेजिन अगेन करें। ये एक तरह का मेंटल एक्सपेरिमेंट बन जाता है। जैसे साइंटिस्ट लेबोरेटरी में हाइपोथेसिस टेस्ट करता है, वैसे मेरे मॉडल में इंसान माइंड के पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करता है। लेकिन दोनों को बराबर समझना सही नहीं होगा। साइंटिफिक लेबोरेटरी में मेजरेबल एविडेंस मिल सकता है, मेंटल लेबोरेटरी में हमें केवल मेंटल सिमुलेशन मिल सकती है। मेरे अनुसार और मेरी वर्षों की पढ़ाई के अनुसार जब इंसान रिलैक्स स्टेट में प्रॉब्लम पर काम करता है तो कभी कभी अचानक कोई आइडिया या सॉल्यूशन सामने आ जाता है। जैसे हम घंटों किसी सवाल पर सोचते हैं, फिर आराम करने के बाद अचानक अरे
असली प्रॉब्लम तो यहाँ है, ऐसा विचार हमारे अंदर आता है। मैं इसे मेंटल प्रोसेसिंग और इंट्यूशन से जोड़ता हूँ। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी अचानक आने वाले इंसाइट को स्टडी किया गया है, लेकिन मेरे कुछ आगे क्लेम जैसे माइंड को सामान्य सेंसेस से बाहर इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, ये साइंटिफिकली इस्टेब्लिश तो है नहीं, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट्स में इसको कुछ हद तक तो साबित किया गया है। अगर सुपरनेचुरल क्लेम्स को अलग कर दें तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। इसे आज की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि मेंटल सिमुलेशन हुई, यानी किसी सिचुएशन को पहले माइंड में रन करें। जैसे हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, मेंटल लेबोरेटरी में एग्ज़ाम हॉल इमेजिन कर लें, क्वेश्चन पेपर को इमेजिन कर लें, पहला डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देख लें और देख लें कि हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहे हैं। उस एग्ज़ाम पेपर को देखने पर हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहे हैं। हमने सीख रहा है कि एक पेपर हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। और फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं और समस्या को बचाते हैं और आखिरकार पेपर चेक करते हैं। अब वास्तविक एग्ज़ाम में हमारे पास पहले से एक मेंटल स्क्रिप्ट हो जाएगी और हमें कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। मेंटल लेबोरेटरी का मतलब यह नहीं है कि मैं मन में सॉल्यूशन देख लूँगा और प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, बल्कि इसका तो मतलब सीधा है कि मैं पहले अपने ऑप्शंस को मेंटली एक्सप्लोर करूँगा, फिर वास्तविक दुनिया में उन्हें टेस्ट करने की कोशिश करूँगा। यानी मेंटल सिमुलेशन प्लस रियल वर्ल्ड टेस्टिंग से सबसे बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पैदा होती है। पार्ट 6 का अब तक जो मैंने बताया है, सबसे निचोड़ यही है कि माइंड एज ए स्क्रीन जहाँ प्रॉब्लम दिखाई देती हैं, माइंड एज ए लेबोरेटरी जहाँ पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर होती हैं। हमारा दिमाग एक प्रैक्टिस का रूम है जहाँ फ्यूचर एक्शन का अभ्यास होता है, और यही पार्ट 6 को किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक बनाता है। दरअसल बात ऐसी है कि मैंने इस हिस्से पर बहुत सारा काम किया था। मैंने माइंड को एक स्क्रीन के तौर पर इमेजिन नहीं किया, बल्कि उसको साबित भी किया था। और माइंड एज ए रिहर्सल रूम को मैंने अपने दिमाग के इमेजिनेशन में बनाया ही नहीं था, बल्कि लोगों को एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित भी करना सिखाया था। एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ तो पहले मन में पॉसिबिलिटीज़ को देख लें, फिर वास्तविक जीवन में उन्हें परखने की कोशिश करें। पार्ट 7। मैंने अपने मेथड को नींद और सपनों तक ले जाया गया था। मेरा सवाल दिलचस्प है कि क्या हमारा मन सोते समय भी समस्याओं पर काम कर सकता है? जी हाँ, मेरा मानना था कि हम जागते हुए जिस तरह कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, उसके अलावा हमारा दिमाग ऐसी प्रोसेसिंग भी कर सकता है जिसकी हमें तुरंत कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं होती है। मान लो कि एक स्टूडेंट के सामने एक मुश्किल समस्या आ गई है। वे पूरा दिन सोच रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, लेकिन आंसर वो नहीं ढूंढ पाया। रात में सोने से पहले वह उस प्रॉब्लम को एक बार स्पष्ट रूप से याद करता है। फिर वो खुद से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा माइंड इस प्रॉब्लम पर काम करे और मुझे इसका सॉल्यूशन समझने में मदद करे। अब वह सो जाता है। अगली सुबह उसे अपना सपना याद आता है। सपने में उसने वही प्रॉब्लम एक अलग तरीके से देखी थी। वह उठकर सोचता है कि रुको, अगर मैं प्रॉब्लम को इस तरह देखूं तो क्या होगा, और अचानक उसे एक नया अप्रोच मिल जाता है। यही मेरे ड्रीम कंट्रोल कॉन्सेप्ट की मूल कल्पना है। मेरे अनुसार सपना एक तरह की मेंटल इन्फॉर्मेशन है। मेरा विचार था कि इंसान अपने ड्रीम्स को अधिक कॉन्शियसली यूज़ करना सीख सकता है। इसके लिए पहला स्टेप ये होगा कि हम अपने ड्रीम को रिकॉल करें, यानी सपना देखने के बाद उसे याद करें। क्योंकि अगर हमें अपना सपना ही याद नहीं रहेगा तो उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकालना, उससे इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे टेक्निक में सोने से पहले इंसान अपने मन में एक स्पेसिफिक इंटेंशन रखता है, जैसे आज रात मुझे अपनी समस्या के बारे में यूज़फुल इंसाइट चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर उस प्रॉब्लम को ब्रीफली मेंटली विजुअलाइज किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि सोने से पहले हमारा इंटेंशन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर सेट हो जाता है। इसे सरल भाषा में समझें। जैसे पहले क्वेश्चन आता है, फिर इंटेंशन होती है, स्लिप होती है और फिर ड्रीम या इंसाइट होती है और उसके बाद रिकॉल होती है। इस तरह हम इसे समझ सकते हैं। मेरे मेथड में एक इंटरेस्टिंग आइडिया यह भी है कि इंसान अपने माइंड को किसी समय जागने के लिए मेंटली प्रोग्राम भी कर सकता है।
जैसे हम रात में सोचते हैं कि मुझे 5 बजे उठना है। कई लोगों के साथ ऐसा वास्तव में होता है कि वे अलार्म से पहले ही जाग जाते हैं। यह कोई सुपर नेचुरल प्रूफ नहीं होता है। हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और एक्सपेक्टेशन दोनों इसमें भूमिका निभाते हैं। मैंने इसे मेंटल प्रोग्रामिंग की क्षमता के उदाहरण के रूप में देखा है। अगर हम ड्रीम्स को याद रखना चाहते हैं तो जागने के तुरंत बाद उन्हें लिखना बहुत अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सपना जागते ही कुछ ही समय बाद तेज़ी से भुला दिया जाता है। इसलिए सिल्वा स्टाइल अप्रोच में पहले जागें, सपने को याद करें, लिखें और इम्पॉर्टेंट इमेजेस को पहचानने की कोशिश करें। समय के साथ ड्रीम रिकॉल बेहतर हो जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आएगा। मेरा विश्वास था कि किसी समस्या को सोने से पहले माइंड के सामने रखने से सबकॉन्शियस प्रोसेस उस प्रॉब्लम पर काम करता है। जैसे एक व्यक्ति किसी मशीन की समस्या समझ नहीं पाता है, रात में वह प्रॉब्लम को मेंटली रिव्यू करता है और सो जाता है। सपने में उसे मशीन का कोई हिस्सा दिखाई देता है और सुबह वह उस इमेज को याद करता है। फिर रियल मशीन को देखकर उसे एक नया पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है। यहाँ ज़रूरी बात है कि सपना सॉल्यूशन की गारंटी नहीं देता, लेकिन ड्रीम्स कभी कभी हमारी मेमोरीज, इमोशंस और आइडियाज़ को नए कॉम्बिनेशंस में ले जा सकते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने इस बारे में बहुत अच्छी जांच पड़ताल की थी। मेरे मॉडल में कॉन्शियस माइंड और डीपर मेंटल प्रोसेस के बीच एक डिस्टिंक्शन है, एक अंतर है। कॉन्शियस माइंड हमसे कहता है कि मुझे आंसर्स नहीं मिल रहा है, लेकिन डीपर प्रोसेसिंग बैकग्राउंड में इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करते यही सही करता है। देखिए, यहाँ एक बात स्पष्ट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रीम कंट्रोल ये बराबर नहीं है और ये ज़रूरी नहीं है कि लूसिड ड्रीमिंग हो। अगर हम ड्रीम कंट्रोल कर रहे हैं तो लूसिड ड्रीम में इंसान को सपना देखते समय वे अवेयरनेस हो सकती है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, ऐसा वो सोच सकता है। और कभी कभी वह ड्रीम के एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। और मेरा फोकस ज़्यादा इस बात पर है कि ड्रीम को प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेंटल प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। दोनों कॉन्सेप्ट रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिकल यानी एक दूसरे के मिलते जुलते नहीं हैं। हमें एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी देनी होगी। हम दिन में किसी प्रॉब्लम को लेकर परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि मुझे अभी आंसर्स चाहिए, लेकिन कभी कभी सॉल्यूशन को फोकस करने के बजाय प्रॉब्लम को छोड़ देना यूज़फुल हो जाता है। जैसे हम मैथमेटिक्स का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बहुत देर तक सॉल्व कर रहे हैं और कुछ समय बाद छोड़ देते हैं। अगले दिन अचानक सॉल्यूशन समझ आता है और हमारा ब्रेन बीच के समय में इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। मैं इसी फिनोमेनन को ड्रीम्स और सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे मेथड में ड्रीम्स को कभी कभी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया जाता है। जैसे हर सपना कोई हिडन मैसेज देता है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता है, लेकिन कई सपने मेमोरीज, इमोशंस और रैंडम एसोसिएशंस का मिक्सचर हो सकते हैं। इसलिए सपना देखकर यह मान लेना कि मेरे सबकॉन्शियस ने मुझे कोई सर्टेन भविष्य बता दिया है, तो ये साइंटिफिक कंक्लूजन के लिए तैयार नहीं होगा। देखिए, मेरा ड्रीम अप्रोच बिल्कुल साफ है। सोने से पहले क्वेश्चंस तय करें और उस प्रॉब्लम को ब्रीफली विजुअलाइज करें, यानी शॉर्ट रूप में उसको देखने की कोशिश करें। माइंड को इंटेंशन दें, सो जाएं और सुबह ड्रीम रिकॉल करें। जो यूज़फुल आइडिया मिले उसे रियल लाइफ में टेस्ट करें। कभी कभी किसी समस्या का सॉल्यूशन उसे लगातार फोकस करके सोचने से नहीं आता है, बल्कि थोड़ी देर छोड़ देने के सामने आता है। पार्ट 8। अब सवाल खड़ा हो गया है कि जैसे अगर कभी कभी सॉल्यूशन बिना पूरी कॉन्शियस रीजनिंग के अचानक आ जाता है, तो वह कहाँ से आता है? देखिए, मैं इसे इंट्यूशन कहता हूँ, वहाँ से आता है। मान लो एक इंसान को 2 रास्तों में से एक चुनना है। वह दोनों ऑप्शंस को सोचता है, फ़ायदे नुकसान देखता है और फिर भी डिसीजन क्लियर नहीं लेता। वह थोड़ी देर शांत बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है, मन को रिलैक्स होने देता है। फिर अचानक उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि मुझे दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। वह खुद भी नहीं बता पाता कि यह फीलिंग कहाँ से आई है। कुछ देर बाद वह उस डिसीजन के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करता है। मैं ऐसे अनुभव को इंट्यूशन के उदाहरण के रूप में देखता हूँ। इंट्यूशन क्या है? किसी चीज़ के बारे में अचानक आने वाली समझ, फीलिंग या आइडिया जिसे हम तुरंत पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसे इंट्यूशन कहा जाता है।
जैसे हम किसी सवाल को देखते ही कह सकते हैं कि इसका आंसर शायद बी होगा, लेकिन हमने कभी पूरा कैलकुलेशन कॉन्शियसली किया ही नहीं। या किसी इंसान से बात करते हुए ऐसा अचानक लग सकता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। हम अक्सर इंट्यूशन शब्द का इस्तेमाल ऐसे अनुभवों के लिए किया करते हैं। मेरा शुरू से ही मानना था कि रिलैक्स्ड मेंटल स्टेट में इंसान अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को बेहतर तरीके से एक्सेस कर सकता है। मेरे अनुसार जब कॉन्शियस माइंड का लगातार शोर थोड़ा कम होता है तो इंसान उन आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को नोटिस कर सकता है जो नॉर्मली बैकग्राउंड में रह जाते हैं। उनकी सोच टू मच मेंटल नॉइज़ बराबर इंट्यूशन इसमें दब सकती है, अगर बहुत ज़्यादा नॉइज हो तो। और अगर हमारा माइंड बहुत ज़्यादा शांत हो तो वहाँ इंट्यूशन को बहुत हद तक जगह मिल सकती है। यहाँ तक बात साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के रूप में समझी जाती है, लेकिन मैं इसके आगे जाकर ESP यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जैसे क्लेम्स में भी इंट्यूशन को जोड़ता हूँ। इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ के लिए विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण स्टेब्लिश तो है नहीं, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट्स में अच्छे तरीके से इसको साबित किया गया है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिना सोचे कहें कि आंसर सी है और वह सही निकला तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे इंट्यूशन से निकला होगा, वह तो गैस भी हो सकता है, तुक्का हो सकता है। लेकिन अगर हमने किसी विषय पर बहुत एक्सपीरियंस लिया है तो हमारा ब्रेन बहुत सारे छोटे पैटर्न्स को ऑटोमेटिकली पहचान लेता है। जैसे एक अनुभवी शिक्षक किसी विद्यार्थी को देखकर जल्दी समझ सकता है क्या इसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है या फिर आ गया है। वह तुरंत एक्सप्लेन ना कर पाए कि उसने कैसे पहचाना। यह एक्सपीरियंस बेस्ड इंस्टीट्यूशन होती है। सिल्वा मेथड में इंट्यूशन डेवलप की जाती है कैसे, इसका एक बेसिक अप्रोच है। इसमें स्टेप 1 होता है रिलैक्स करना, शरीर और माइंड को बिल्कुल शांत कर देना। स्टेप 2 होता है मेंटल स्क्रीन पर जाना, यानी समस्या को मेंटली सामने रखना। और स्टेप 3 होता है क्वेश्चंस करना, यानी अपने माइंड को क्लियर क्वेश्चंस देना। जैसे इस समस्या का सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप सवाल पूछ सकते हैं। स्टेप 4 में थोड़ा वेट करें, तुरंत आंसर्स फोर्स मत करें। जो थॉट्स, इमेजेस या पॉसिबिलिटीज आएँ उन्हें ऑब्जर्व करें। स्टेप 5 में इवेल्युएशन होता है, आंकलन होता है। जो आइडिया आया है उसे ऑटोमेटिकली सही मत मानो, उसे वास्तविक फैक्ट से अगेंस्ट चेक करो। यही आखिरी स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मान लो हम कोई तैयारी कर रहे हैं, हम कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में और हमें बार बार एक ही टॉपिक में गलती हो जाती है। हम सोचते हैं कि शायद मेरी प्रॉब्लम कहाँ है इसमें। रिलैक्स होकर मेंटल स्क्रीन पर अपने क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस को इमेजिन करो। तुम खुद को क्वेश्चंस पढ़ते हुए, फॉर्मूला चुनते हुए और कैलकुलेशन करते हुए देखते हो। अचानक हमें लगता है कि मैं फॉर्मूला गलत नहीं लग रहा मुझे, मैं क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन को गलत पढ़ रहा हूँ। ये बात जो आती है वो आपके इंट्यूशन से आती है। अब हम अगले 20 टास्क में इसी चीज़ को चेक करेंगे। अगर वास्तव में वही गलती बार बार मिलती है तो हमारे इंट्यूशन ने शायद किसी यूज़फुल पैटर्न की ओर ध्यान दिलाया है, लेकिन वेरिफिकेशन ने तय किया है कि इंट्यूशन सही थी या फिर नहीं। मेरे मेथड में एक और इंटरेस्टिंग विजुअलाइजेशन आइडिया आता है। कई लोगों को मैंने उनके बारे में बताया है। जैसे इंसान अपने माइंड में किसी वाइज, नॉलेजेबल पर्सन की कल्पना कर सकता है जो उसे प्रॉब्लम पर विचार करने में मदद करे। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे मेंटल स्क्रीन पर एक समस्या है, फिर हम उसे हम इमेजिन करते हैं कि कोई एक्सपीरियंस इंसान हमारे सामने बैठा हुआ है और हम उससे पूछते हैं कि आप इस समस्या को कैसे देखते हैं। अब हमारा अपना माइंड उस इमेजिन्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करेगा। यह ज़रूरी नहीं कि कोई बाहरी या सुपरनेचुरली एंटिटी उन्हें आंसर दे रही हो। इसे एक तरह का पर्सपेक्टिव टेकिंग एक्सरसाइज भी समझा जाता है। इंट्यूशन को ब्लाइंडली फॉलो हमें नहीं करना चाहिए। सिल्वा मेथड को अगर प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ें तो इंट्यूशन बराबर हाइपोथेसिस से लिया जा सकता है, एविडेंस बराबर वेरिफिकेशन से लिया जा सकता है। जैसे हमें लगता है कि शायद मेरा आंसर बी है, तो बी को फाइनल मानने से पहले फॉर्मूला चेक करें, कैलकुलेशन चेक करें और ऑप्शंस कंपेयर करें। इसी तरह रियल लाइफ डिसीजंस में भी केवल फीलिंग्स पर निर्भर होना सही नहीं होता है। मेरा विश्वास था शुरू से ही कि ट्रेंड माइंड कभी कभी सामान्य सेंसरी इन्फॉर्मेशन से आगे की इन्फॉर्मेशंस तक पहुंच सकता है।
इसलिए मेरी किताब में ESP, साइकिक परसेप्शन और रिमोट इन्फॉर्मेशन जैसी बातें आती हैं। ये किताब को बहुत फैसिनेटिंग बनाती हैं, है ना? लेकिन यहाँ साइंटिफिक बाउंड्री साफ रखनी ज़रूरी है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं और अटेंशन ट्रेनिंग करते हैं, तो वास्तविक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं, इनको हमें ऐसे समझना होगा। लेकिन दूर बैठे इंसान की इन्फॉर्मेशन केवल माइंड से प्राप्त करना या सुपर नेचुरल एंटिटी परसेप्शन से ये साइंटिफिकली सही नहीं होगा। इसलिए इस हिस्से को मेरी थ्योरी और हिस्टोरिकल क्लेम के रूप में पढ़ना चाहिए, किसी साइंटिफिक फैक्ट के रूप में नहीं। जो मन लगातार बोलता है जल्दी करो, क्या होगा अगर गलत हुआ तो इसमें सबटल थॉट्स यानी जो बहुत ही हल्के विचार हैं और पैटर्न्स को नोटिस करना कठिन हो जाता है। लेकिन जब मन थोड़ा शांत होता है तो कभी कभी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ जाती हैं जो पहले बैकग्राउंड्स में हमारे साथ हुई थी। इसे आधुनिक भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जैसे रिलैक्सेशन हुई। रिलैक्सेशन के बाद हमें बहुत कम मेंटल नॉइज़ झेलनी पड़ेगी अगर रिलैक्सेशन हुई है तो। फिर अटेंशन हमारी कहीं शिफ्ट होगी, फिर पैटर्न्स या आइडियाज़ बहुत ज़्यादा नोटिस होने लग जाएंगे और हमें इंसाइट मिल जाएगी। यानी एक फॉर्मूला याद रखें, रिलैक्स हो जाएं, उसमें क्वेश्चन पूछें और विजुअलाइज करें और ऑब्जर्व करें, और इंट्यूशन से आइडिया आएगा, उसको वेरीफाई करें और उस पर एक्ट करें। और सबसे ज़रूरी बात, इंट्यूशन को आंसर मत समझो, उसे एक पॉसिबल क्ल्यू समझो। लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, इंट्यूशन को बिल्कुल नकारो मत। यही अप्रोच सिल्वा मेथड को ब्लाइंड बिलीफ से निकाल कर एक प्रैक्टिकल मेंटल एक्सरसाइज की तरह समझने में मदद करेगी। इसी के साथ यह किताब पूरी हो जाती है। आज के एपिसोड में इतना ही। चलिए एक और शानदार वीडियो में लौटते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें।